जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। ये पेपर 2023 का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर क्वेश्चन। हम इसके पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और फार्माकोग्नोसी का डिटेल में 2023 का जो पेपर था हम एकदम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें देखा जाए डी फार्मा में तो सिलेक्टिव होता है। एटलीस्ट लगभग हर साल वही क्या कर दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये पेपर सोल्यूशन। ये पेपर सोल्यूशन जितना भी चीज़ें हम देखेंगे सब डिटेल में देखने वाले हैं। ये आपके सामने ये प्यारा सा एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर कॉपी है जो आपके बोर्ड में मिलती है। कोड की बात की जाए तो 2601। अब ये कोड अलग भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो टोटल कितना रहता, 80 नंबर का रहता थ्योरी। और कितने घंटे में करना रहता, 3 घंटे के अंदर आपको इसे खत्म करना रहता है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, मोटा मोटा देख लिया क्या मैक्सिमम नंबर कितना होता है, घंटे कितने में टाइम, यानी टाइम कितने घंटे का होता है टोटल। ठीक, और ये टोटल सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के बारे में। कुछ नोट देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में जो बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जितने भी आपके पार्ट हैं सब कंपलसरी हैं। टोटल देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं आपके। टोटल में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। टोटल पार्ट ए वाला जो पोर्शन होता है वो कितने नंबर का, 30 नंबर का। पार्ट बी भी 30 नंबर का। पार्ट सी जो रहता है आपका 20 नंबर का रहता है। ये देखा जाए तो इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, आपको 6 क्वेश्चन को करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन यानी लिख रखा ऑल पार्ट और कंपलसरी, सभी पार्ट करना आपको कंपलसरी है। और ये सब एडवाइस दे रखा है। ठीक है, ब्लैक पेपर पेन वगैरह, डाटा न्यूमेरिकल, कोई चीज़ कहाँ करना है, हिंदी ट्रांसलेटर, ऐसा नहीं समझना कि हिंदी में कुछ और है इंग्लिश में कुछ और, एक ही रहता है। यदि इंग्लिश लिखा गया तो उसका हिंदी ट्रांसलेट उसके बगल में रहता है। ठीक, यदि पेपर की बात की, थर्ड पॉइंट ये आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर करना यूज ऑफ पेज, यानी पेजर किसी भी पेज का यूज नहीं करना कि ये एडमिट कार्ड के अलावा कि दूसरा पेज आप ले जाए, नहीं तो आप कॉपी करने के लिए लोग ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मोबाइल फ़ोन नंबर भी आपको क्या कर देना, कॉपी में नॉट अलाउ है। ठीक, बाय द स्टूडेंट इन नॉट अलाउ। अब ये तुम सोचो कि कॉपी में ठीक है नंबर लिख देंगे जिससे आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, यूपी बोर्ड, यूपी में देखा जाए तो लगभग कितने 63% लड़के फेल हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो क्या कर दिए थे, पूरा अच्छे से लिखे थे और कॉपी में केवल नंबर लिख दिए थे, तभी क्या कर दिएगा, उनको फेल कर दिया गया था। ठीक, तो ऐसा आप कुछ गलती मत करिएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले पार्ट फर्स्ट में आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये कितने नंबर का है, देखिए, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब आपको क्या कर देना, इनमें सारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर देना, किसी 6 क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे करिएगा, यदि पेंसिल हो तो टिक मारते चले जाइएगा। ठीक, नहीं तो अलाउ नहीं रहता कुछ इसमें टिक मारना। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसमें बात की जाए, ठीक है, तो देखिए क्या दिया, टोटल कितना क्वेश्चन करना रहा, 6 5 30, यानी टोटल आपको 30 नंबर इसमें मिलने वाला। तो सबसे पहला आपका प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें पहला क्वेश्चन देख रहा है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब रोल ऑफ फार्मेसी पूछा है। ठीक है, फार्मेसी एज ए कैरियर, ये 2023 का पेपर घुमा दिया। ठीक, लोगों को लगेगा फार्मासिस्ट का एक्चुअल में इंडिया में क्या रोल है, वही आपको यहाँ बता देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं एकदम अच्छे से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब फार्मेसी एज ए कैरियर के आपको क्या है डिटेल में दिखाना पड़ेगा। सुनिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको इसका नोट चाहिए, ठीक है, इसका यदि नोट चाहिए तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका इसका नंबर रहेगा, आप वहाँ पर व्हाट्सअप करके क्या कर सकते हैं, कुछ धनराशियाँ, यानी 20 रुपये इसका पूरी प्राइस है। ठीक है, इस फार्मासिस्ट यानी फार्मास्यूटिक्स की। ठीक है, ये पेपर सोल्यूशन का 20 रुपीज़। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो वहाँ से लिंक में व्हाट्सअप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तब पहला फार्मेसी एज ए कैरियर। और ध्यान से देखिए, यदि जिस पार्ट को आप स्टार्ट करते हैं, यदि पार्ट ए अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो पार्ट ए यहाँ लिख के तब क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, कि नहीं पार्ट ए का यहाँ सॉल्व कर दिए, पार्ट बी का यहाँ फिर दूसरा कर दिए, सी का एक अटैम्प्ट कर लिए, डी का, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ठीक, यदि यानी आपको पार्ट ए यदि अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा जितना आता है सब कर दीजिए। यदि पार्ट बी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऊपर पार्ट बी लिख दीजिए। जैसे टीचर को लगा चाहिए पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये पार्ट
पार्ट ए का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में आपको डिफाइन करना है एकदम डिटेल में, ठीक है, ये आपको बताना है एकदम अच्छे तरीके से। तो पहले हम पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिख लिखा है। ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोफेशनल आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ। मतलब जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं वो देखा जाए डिफरेंट फील्ड में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट नेशनल हेल्थ की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बन गए हैं तो किसी न किसी तरह से क्या करेंगे, नेशन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप क्या करेंगे, नेशनल हेल्थ के लिए आप सेवा करने के लिए तात्पर्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, फाइनली फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द राइट ड्रग। मतलब फार्मासिस्ट जो होता है इंश्योर रिस्पॉन्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लोगों को जागरूक करना कि राइट ड्रग्स राइट इन डोज। मतलब क्या होता है, कोई ड्रग्स है राइट डोज लेना, मतलब कोई जो ड्रग्स है एकदम अच्छे तरीके से उसका डोज क्या कर देना, अच्छे तरीके से लेना, नहीं कि मतलब बोल दिया गया सुबह दोपहर शाम तो एक कदम में तीनों टाइम में खा जाएं, ठीक, तीनों टाइम की दवा एक ही बार में खाएं। वो आपका काम है कि लोगों को क्या कर देना है, राइट ड्रग्स राइट डोज बताना है और राइट रूट इन राइट वे बताना है। जैसे मान लेते हैं दो दे दिया जाए, एक आपको क्या कर दिया जाए, लोशन दे दिया जाए, एक आपको टैबलेट दे दिया जाए, ठीक है, और एक मान लेते हैं सिरप दे दिया जाए, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो लोगों को क्या कर देना, बताना, लोशन क्या कर देना है, ठीक है, लोशन क्या कर देना, लगाना है, और सिरप को क्या कर देना, पीना। आप जितने अच्छे से क्या कर सकते हैं, पेशेंट को समझा पाएंगे, आपके लिए ही बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि आप यदि मान लेते हैं शॉप खोल रहे हैं, केमिस्ट्री शॉप खोल रहे हैं, मतलब मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तो आप यदि जितने अच्छे से समझा देंगे तो आप कोई भी पेशेंट रहेगा क्या यार उकरी कि यहाँ बहुत बढ़िया समझावल वही क्यों चला, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोशन को, यानी देखो दोनों लिक्विड के फॉर्म में, आप सही से नहीं समझाएं तो सिरप को लगा लेगा, लोशन को क्या कर देगा, भरने से पी जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत पड़ जाएगी, आपकी दुकान चली जाएगी, ठीक है। तो ये समझाना बहुत ही जरूरी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मासिस्ट की, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख रखा, फार्मेसी एज ए कैरियर, ये वहाँ पर हमारे पास कहाँ कहाँ आप कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, इसी को क्या कर देंगे, एक एक हेडिंग डाल के आपको डिफाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होती है, फार्मासिस्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए, यदि आप फार्मेसी कर लिए तो मार्केटिंग, ये एमआर, ये एमआर समझते हैं, ठीक है, ये एमआर जो होते हैं, जो यानी हर एक कंपनी के लिए, ठीक, जाके प्रोडक्ट का सेल करते हैं, दुकानों पे जाते हैं कि ये हमारे पास बढ़िया चीज़ है, ठीक, डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर आप वहाँ पर रखवाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मार्केटिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, आप वहाँ मार्केट में जा सकते हैं यदि फार्मासिस्ट किए हैं तो, ठीक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, एकेडमी। मान लेते हैं आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आप बी फार्मा भी कर सकते हैं हायर डिग्री के लिए, ठीक। यदि आपको अच्छा लगा तो क्या कर सकते हैं, एम फार्मा भी कर सकते हैं, ठीक है, एम फार्मा भी कर सकते हैं। आप ये अच्छे से यदि देखा जाए तो पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, पीएचडी वगैरह भी आप एकदम से कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो आप उस पर रुचि पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैरियर है, मतलब वो मार्केटिंग में जा सकता है, एकेडमी में आगे की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, बी फार्मा करने के लिए एक डी फार्मा कंपलसरी है। यदि आप इंटर के बाद डायरेक्ट जाएंगे तो क्या हो गया, 4 ईयर करना पड़ेगा। यदि डी फार्मा के जात बच जाएंगे तो आपको 3 ही साल करना पड़ेगा, 1 साल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे साल के मास्टर डिग्री ले सकते हैं या पीएचडी डिग्री भी आप ले सकते हैं। तीसरा नंबर का दिया, तीसरा नंबर क्या होगा, हायर स्टडी के लिए, ठीक है। हायर स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री भी लोग जाते हैं, ठीक, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक, हायर स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, 4 नंबर क्या पोस्ट है, यदि आप फार्मासिस्ट हैं, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, एम फार्मा डी फार्मा, ठीक है। ये क्या कर लिया, ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। और क्या लिखा है, 5 नंबर क्या कर सकते हैं, यदि आप फार्मासिस्ट की डिग्री ले रखें तो हॉस्पिटल में भी आराम से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, फार्मेसी देखिए कि हॉस्पिटल में खुद का क्या कर रहे हो, तो उनका मेडिकल स्टोर आता है, तो वहाँ पर भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। या हॉस्पिटल में भी आप काम करने जाएंगे ना, तब भी आपको फार्मासिस्ट की डिग्री कंपलसरी है।
ठीक, यदि नर्सिंग की कोर्स है तब भी कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या लिखा है 6 नंबर, 6 नंबर में क्या हो जाएगा हेल्थ प्रोग्राम। जैसे बहुत सारी प्रोग्राम आती है ना डिजीज से रिलेटेड, वो क्या कर देते हैं बताते हैं कि अच्छा ये डिजीज है, ये क्योर है, ये सारी चीज़ें करिए। तो हेल्थ प्रोग्राम आप क्या कर सकते हैं, ठीक सरकारी जो आदमी रहेंगे उनके जरिए भी जा सकते हैं, या आप गांव में क्या कर सकते हैं लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हेल्थ प्रोग्राम बताना है। ठीक है, अब 7वां नंबर में क्या दे रखा है, 7वां में क्लिनिकल प्रैक्टिस। यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो क्या करने, फार्मासिस्ट चाहिए। जैसे हमारे सीखना चाहते हैं कि हमें दवा के बारे में नॉलेज चाहिए तो क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं यदि आप डी फार्मा की डिग्री लिए हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट 8वां नंबर क्या दे रखा, 8वां नंबर दे रखा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। मतलब आप कोई मेडिसिन है तो उसके डेवलपमेंट के लिए जहाँ बनती है, ठीक है, अच्छी अच्छी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, यदि देखा जाए तो जहाँ जैसे सिप्ला हो गया, ठीक, मैनकाइंड हो गया, ये सब देखा जाए जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं एज ए डेवलपर आप जा सकते हैं। ठीक है, यदि केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है तो। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन आपके पास मोस्ट ऑफ द पीपुल केमिस्ट शॉप यानी मेडिकल स्टोर के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्या होगा, इतनी चीज़ें, मगर जब यदि लॉन्ग में आएगा तो इनके बारे में हेडिंग डाल के इनके बारे में 1-2 लाइन लिख देना। ऐसे ऐसे 2-2 लाइन लिखेंगे तो 9 दूनी 18 लाइन हो जाएगा। ठीक, एक पेज अपने आप भर जाएगा। ठीक, एक पेज ये सामने ऐसे फ्लो चार्ट बना देना, काम बन जाएगा। ये था हमने क्या देखा, फार्मेसी एज ए कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ये वाला, इसको हम नहीं किए क्योंकि हमें 6 ही करना है। ठीक है, कह रखा डिस्कस इन शॉर्ट द ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इसे हम सॉल्व किए भाई। ठीक है, इसे हम सॉल्व किए। ठीक है, यहाँ पर यानी दूसरा नंबर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, पाउडर को बचाना अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। आईपी मतलब कहीं भी लिखा रहे तो समझ लीजिए इंडियन फार्माकोपिया के बारे में है। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर देते हैं, पाउडर को बताना इनकी अकॉर्डिंग भी बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रखा डिस्कस इन शॉर्ट द ऑफिशियल ग्रेड। आप ग्रेड होता है ना, जैसे फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, मॉडरेट पाउडर, ये सब पाउडर के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या पता ना, पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको एकदम डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है, तो पाउडर समझते पहले क्या हो गया, पाउडर देखा जाए तो सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, क्योंकि पाउडर देखा जाए तो सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, तो पाउडर एज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें बता देना। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कोरस पाउडर होते हैं, मॉडरेट कोरस पाउडर होते हैं, मॉडरेट फाइन पाउडर होते हैं, फाइन पाउडर होते हैं, वेरी फाइन पाउडर होते हैं। ठीक, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये मॉडरेट पाउडर है, कोरस पाउडर है, तो आपको चलनी दी जाएगी, उसी में पास कराना है। ठीक है, उसी में पास कराना तो आपको काम बन जाएगा। और ये कितना माइक्रोमीटर का, इस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी को हम नीचे यहाँ पर डिफाइन कर दिए एकदम अच्छे से, हेडिंग एक एक डाल के आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना। तो सबसे पहले दिया कोरस पाउडर। कोरस पाउडर क्या होता है इसे सुनिए, दिस पाउडर पास थ्रू द ट्यूब नंबर 10, मतलब ऐसा पाउडर जो ट्यूब नंबर 10 से, अब ट्यूब मतलब चलनी समझते हो ना, आपकी जब फार्मास्यूटिक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पर चलनी रखी रहेगी, तो उस पर नंबर लिखा रहता है 10, 20, 50, 100, 90, ये सारी चीज़ें। तो यदि कोई भी पाउडर 10 नंबर से पास कर जा रहा है तो समझिए वो क्या हो गया, कोरस पाउडर। अब इसका मेस ऑपरेटर देखा जाए तो कितना होता है, 1700 माइक्रोमीटर होता है, 1700 माइक्रोमीटर। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और इसमें से जो बचा हुआ 40% ऑफ द पाउडर है वो क्या करेगा, ट्यूब नंबर 44 से क्या करेगा, आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, ये क्या नॉमिनल मेस होता है, जिसका यानी देखा जाए तो किससे होगा, 355 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, ये मतलब उसकी ये वाली पोर्शन होती है, जो पोर होता ना, उसी का ये मेजरमेंट करने के लिए दिया गया। ठीक, दूसरा देखा दे रखा मॉडरेट पाउडर। मॉडरेट पाउडर क्या होगा, अब यहाँ से इसी को यहाँ पर हम लिख दिए इसके फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्यूब थ्रो विच ऑल पार्टिकल मस्ट, मतलब आप यदि उसमें पाउडर को रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या करेगा, ट्यूब नंबर किससे, ट्यूब नंबर 22 से क्या करेगा, आराम से वो पास हो जाएगा। कितने, ट्यूब नंबर 22 से आराम से वो पास हो जाएगा। ठीक, और क्या देखा, नोमिकल मेस देखा जाए तो उसकी साइज कितनी होती है, साइज कितनी होती है माइक्रोमीटर में, 710 माइक्रोमीटर की होती है। कितना, 710 माइक्रोमीटर। यदि ट्यूब थ्रो से मतलब 40% देखा जाए तो क्या होगा, ट्यूब 60 नंबर से क्या कर सकते हैं, आराम से वो पास कर सकते हैं 40%। ठीक है, और क्या दे रखा है, यानी नोमिनल मेस ऑपरेटर की साइज देखी जाए, उनकी जो साइज होती है कितनी होनी चाहिए, आपकी 250 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा दे रखा आपके बारे में क्या, मॉडरेट पाउडर। क्या हो जाएगा, यहां से देख लिया जाए मॉडरेट पाउडर क्या होता है।
ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट पाउडर, मॉडरेट फाइबर में मतलब कि सीप पे यदि तुम रखोगे तो पार्टिकल पास कर जाएंगे। कितने होने चाहिए? 44 होने चाहिए। और उनकी साइज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, उनकी साइज कितनी होनी चाहिए आपके, यानी 355 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। अब सीप नंबर 40% कितने पास करेगा? 80 85 नंबर से क्या करेगा? आराम से पास कर जाएगा। उसका ऑपरेटर्स की यदि साइज देखी जाए तो 180 माइक्रोमीटर की होती है, 180 माइक्रोमीटर की होती है। अब फाइन पाउडर में क्या आ जाएंगे? फाइन पाउडर में आपकी ये सारी चीज़ आएंगे। जैसे क्या हो गया, कुछ सीप ऐसे होते हैं, ठीक है, देखो सीप से क्या होते हैं, पास करेंगे 85, ठीक है, 85 नंबर सीप से आराम से वो क्या करेंगे? पास कर जाएंगे, ठीक है। और यदि नोमिका मेस ऑपरेटर्स रहेगा, यूज किया जाता है कि 180 माइक्रोमीटर का यूज किया जाएगा, ठीक, कितना? 180 माइक्रोमीटर का यूज किया जाएगा। और सीप जो नंबर रहेगा, चलनी जो रहेगा, उससे 120 यदि रहेगा तो 40% ऐसे आराम से पास कर जाएगा। यदि ऑपरेटर्स की बात की जाए, साइज की कितनी होनी चाहिए? तो 125 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा? कोरस, मॉडरेट कोरस और मॉडरेट फाइन और वेरी फाइन पाउडर आपकी बचा हुआ, उसे देख लीजिए, ठीक। तो ये क्या रखा? वेरी फाइन पाउडर के बारे में लास्ट में बचा है। तो ये भी आपके सामने ये रहा, मतलब ये क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 120 से पास हो जाएंगे आराम से। इसकी पार्टिकल की साइज की बात की जाए तो 125 होता है, ये 20 नहीं 125 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। सीप नंबर 40% आराम से पास हो जाएगा 350 से, ठीक है। और ये 45 माइक्रोमीटर के होने चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, राइट अबाउट सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन। सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में। जब फिल्ट्रेशन एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक टॉपिक है सिंटेड ग्लास फिल्टर होता है, ठीक है। उसी से आपको क्या कर देना? पास करना। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये के सामने क्या रखा है? राइट अबाउट सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन। तो सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन को हमने यहाँ पर बना दिया। यदि इसमें डायग्राम तुम बनाना चाहोगे ना, तो इस शेप का होता है, ऐसे हो गया, ऐसे होके यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ऐसे चला आता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें यहाँ से क्या होती है? आपकी फिल्ट्रेशन यहाँ लगी होती है, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंटेड ग्लास फिल्टर है, ठीक है। इसी मतलब ये मेन वाला ये पोर्शन है, ठीक है। यहाँ जो लगा होता है वो तुम्हारे पास होता है, ऐसे पोरस होता है, छोटा पोरस होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सिंटेड ग्लास के बारे में समझ लेते हैं। सिंटेड फिल्टर कंसिस्ट ऑफ द फिल्टरिंग मीडियम मेड अप ऑफ द जेना और पायरेक्स ग्रेड ग्लास पार्टिकल फ्यूज विद द फॉर्म ऑफ द डिस्क एंड हीटिंग इट्स ऑफ द सिंटेड पॉइंट। मतलब क्या किया जाता है? सबसे पहले देखा जाए तो सिंटेड ग्लास कंसिस्ट होता है फिल्टरिंग मीडियम। ये किसके लिए यूज किया जाता है? फिल्टर मीडियम के लिए यूज किया जाता है। और ये किसका बना होता है? जेना एक तरह का क्या होता है? ग्लास की क्वालिटी होती है उसका बना होता है, या पायरेक्स से ये बना होता है, ठीक। इस डिस्क को मतलब यहां से नीचे से जब डिस्क को गर्म करेंगे, ठीक है, डिस्क को बाय द हीटिंग ऑफ द सिंटेड पॉइंट। अब एक पॉइंटिंग होती है सिंटेड पॉइंट, इस वाले को क्या बोलते हैं? यहां पर पहुंच जाएगा सिंटेड पॉइंट, तो उसी को क्या कर देना? तुमके गर्म करना, सिंपल सा क्या कर देना। सेंटर फिल्टर जो होता है वो फिल्टरिंग मीडियम के लिए होता है, जो किसका बना होता है? जेना का बना होता है। और ये क्या करता है? ग्राउंड ग्लास पार्टिकल को फ्यूज किया जाता है और किसके? हीटिंग से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये तुम्हारे पास ग्लास या ऐसे सटा के क्या कर दिया जाता है? हीट करके फ्यूज करा दिया एक दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट में लिखा है लिक्विड जो होता है, लिक्विड पास कर जाता है स्पेस एग्जिट बिटवीन द फ्यूज पार्टिकल। मतलब इसमें जो छोटा ऐसे छिद्र होता है ना, उसी से हमारा लिक्विड वाला पार्ट क्या हो जाता है? आराम से पास कर जाता है, ठीक है। लिक्विड वाला आराम से पास कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द डिस्क इज सील्ड विथ हीटेड इनटू द पायरेक्स ग्लास फनल। मतलब क्या कहता है? जो आपकी डिस्क होती है उसे हीट करके एकदम से सील कर दी जाती है, किसकी मदद से? पायरेक्स की मदद से, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि मतलब वो क्या करे, कुछ डालो तुम भन से लिक्विड बाहर चलाए, जो पास करेगा उसी को आने देगा, नहीं तो आने नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया। सिंटेड ग्लास फिल्टर यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन। किसके लिए? वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। यहां पर ये डायग्राम बनाना चाहिए था एक्चुअल में। यहां पर आपको क्या कर देना? इस शेप का क्या कर देना? थोड़ा सा ऐसे करके और यहां से करके यहां, और ये हो गया ये वाला पोर्शन, मतलब कुप्पी की तरह। ये जो पोर्शन यहां लगाया जाता है वही तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसे सिंटेड ग्लासेस होता है, ठीक। ये सेम टू सेम आप बुक में देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है?
कंबाइन नंबर 4 और नंबर 3, मतलब क्या, नंबर 3 और नंबर 4 से क्या कर डिस्क को यूज करके उसमें यहाँ चिपका दिया जाता है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। मतलब क्या, 5 नंबर जो रहता है वो क्या रहता है, ऊपर रहता, 3 नंबर नीचे रहता। इसमें क्या कर देते हैं, ये यूज किया जाता है बैक्टीरिया। तुम सोचो बैक्टीरिया को भी ये फिल्टर कर देगा, इतना खतरनाक फिल्टर पेपर होता है ये सामने यहाँ से। मतलब नंबर 5 और नंबर 3 से मिलाकर बनाया जाता है, इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 5 एंड नंबर 3 डिस्क आर यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। ये बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पोर की साइज की बात की जाए, ठीक है। अब पोर साइज मतलब ये छोटा सा जो पोर है, ऐसे पोर है, पोर की साइज कितना होती है, 0.72 माइक्रोमीटर की होती है। कितना, 0.72 माइक्रोमीटर। तुम सोच सकते हो कितना छोटा रहता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब यहीं पर एप्लीकेशन कहाँ एक्चुअल में इसका यूज होता है, कुछ बताना चाहिए ना। अभी जो पढ़े बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, तो ये क्या किया जाता है, कोरस पाउडर, फाइन पाउडर, अब बैक्टीरिया को भी ये फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर, जो पेरेंटल इंजेक्शन बनाए जाते हैं इन्हीं के फिल्टर से ही बनाए जाते हैं। क्योंकि अब बताओ, इसमें 2 सीव का यूज किया जाता है, नंबर 5 और नंबर 3 से। एकदम अच्छे से क्या कर देता है, ये फिल्टर कर देता है, फिल्ट्रेट करके आराम से क्या कर देता है, इसे बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये दे रखा है इसके बारे में। मतलब ये कहाँ यूज किया जाता है, कोई भी पेरेंटल इंजेक्शन बनाने से पहले, क्योंकि इंजेक्शन में कोई भी त्रुटियां रहे तो बताओ क्या कर दे, वो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। यदि एब्जॉर्प्शन में जाएगा तो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रहेगी तो हमारा पेट अपने आप समझ लेगा। मगर यदि पेरेंटल इंजेक्शन है तो बताओ डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इसे भी क्या कर सकता है, ठीक, इसकी यूज के लिए ये यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मतलब जो आपके आंख के बनाए जाते हैं, ठीक है, आंख के ड्रॉप वगैरह बनाए जाते हैं, इन्हीं के फिल्टर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये था यूज। अब मेरिट और डिमेरिट कुछ होना चाहिए कि नहीं, मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं, ठीक है। मेरिट में क्या हो जाता है, ये क्या होता है, इजी क्लीनेबल, मतलब क्या, एक बार तुम डालो पास होके, पास यदि हो गया उससे तो समझ लो क्लीन है, ठीक। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। नो फॉरेन बॉडी इंटरफिल्ट्रेशन, क्योंकि हीट किया जा रहा है, कोई फॉरेन बॉडी करेगी तो हीट से आधा मर जाएगी, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी इसमें इंटर नहीं कर पाती फिल्ट्रेट में, जो नीचे फिल्ट्रेट हुआ। वेरी स्मॉल आर मेडिकेशन आर एब्जॉर्ब, मतलब क्या होता है, इसमें बताओ क्यूपी लाइक स्ट्रक्चर, बताओ यही तुम्हारी स्ट्रक्चर, इसमें कितना एब्जॉर्ब करेगी मेडिसिन, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी। बड़ी सी मशीन रहेगी तो क्या होगा, ज्यादा यानी हो सकता। मगर ये सब जो सोचते हो ये महंगा बहुत आता है, क्योंकि फिल्टर पेपर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, महंगा तुम्हारा आता है, ठीक है, ऐसे नहीं समझना, ठीक है। देखो ये क्या होता है, जो मेडिकामेंट होती है, जो मेडिकामेंट क्या होती है, बहुत लेस अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और क्या, निग्जिबल वैल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट ऑफ द रिटेन टू द मीडियम, मतलब क्या होता है, यदि देखा जाए उसमें तुम तो डाले हो, क्या होता है, निग्जिबल अमाउंट, मतलब जो थोड़ी सी बहुत कम अमाउंट में क्या कर देती है, खराब निकलता, नहीं तो खराब निकलता नहीं, मगर कुछ समय के बाद अपने आप वो नीचे ड्रॉप के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक। और यहाँ से डीमेरिट इसकी देख ली जाए, डीमेरिट सर जी का होता है, ठीक है। डीमेरिट इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन में दिया, कह रखा ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन उसे यूज करना एकदम अच्छे से होना चाहिए। अब उसके ऊपर जो लेयर लगाई जानी चाहिए बहुत ही शाइनी होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत परेशान से क्या फिल्टर करके नीचे गिरा दे, जो आपका नीचे कटोरा लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, दे कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम एज इट प्रोवाइड ए स्मॉल एरिया फिल्ट्रेशन। अब बताओ इसे क्या कर सकते हैं, यानी यूज करें तो लार्ज वॉल्यूम के लिए यूज की जाती है, ठीक है। प्रोवाइड द स्मॉल ऑफ फिल्ट्रेशन, ये क्या होती है, फेरिजियल होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब एक्सपेंसिव लिख देना, ठीक है। और ये क्या होती है, थोड़ा सा यूज करने में कोई लार्ज वॉल्यूम रहेगा उससे काम कर सकते हैं, ठीक। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा 4th नंबर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन मेसरेशन। मेसरेशन क्या होता है, जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़े तो उसमें मेसरेशन एक आपको बताया गया था, ठीक, उसी के बारे में पढ़ा। मिनेस्ट्रम नहीं, यहाँ से मेसरेशन के बारे में दे रखा है। यदि एक्सट्रैक्शन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर आपके सामने ये रखा, क्या रखा है, राइट ए नोट ऑन मेसरेशन। मेसरेशन पे आपको क्या कर देना, नोट, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट 5 नंबर का तो शॉर्ट तो थोड़ा बहुत तो लिख नहीं सकते हैं, आपको डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो मेसरेशन क्या होता है, एक एक्सट्रैक्शन का पार्ट होता है। जब एक्सट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, अब एक्सट्रैक्शन सर जी होता क्या, जब किसी भी क्रूड ड्रग से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कराया जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसरेशन बोलते हैं। अब मेसरेशन आपके सामने ये रखा, क्या रखा है,
ठीक है। इसमें क्या रखा, इन दिस प्रोसेस द पाउडर फ्रॉम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, इसमें क्या कर दिया जाता, सॉलिड सब्सटेंस सॉक्ट किया जाता, मतलब उसमें भिगाया जाता इनटू द स्पेसिफिक सॉल्वेंट, जिसे मेनेस्ट्रम बोलते हैं। मतलब सिंपल सा क्या कर रहा है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, एक गिलास ऐसे लेने से आपको चना नहीं भिगोते हैं, उसमें क्या कर देना, सॉलिड सब्सटेंस को डाल देना, उसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रम। यहाँ पर सॉल्वेंट में डाल देना। अब बताइए यदि छुआड़ा भेजते हैं तो छुआड़ा फूल जाता है कि नहीं, तो ये क्या कर देता, जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या कर देना, पहले उसमें एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट उसमें डाल देना इन एक कंटेनर, माउथ ऑफ कंटेनर इज क्लोज, उसके बाद ये क्या कर देना, ये जो इसका रखा गया एकदम से एयर टाइट कर देना, हेल्प द स्टॉपर, उसके बाद क्या कर देना, स्टॉपर की मदद से बंद कर देना है। प्लेस एट द मिनिमम, कितना घंटे के लिए रख देना है, मतलब 72 घंटे के लिए रख देना, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। कंटेनर से टाइम टू टाइम चेक करना, मतलब सिंपल सा क्या कर देना, एक आपको ऐसे कंटेनर लेना है, उसी में सॉलिड सब्सटेंस को डाल देना है, उसमें कोई उसी के जैसे जिस सॉलिड सब्सटेंस को डाले हैं जिसमें वो क्या कर सकते हैं, आराम से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें क्या कर देना, उसी लिक्विड को, मतलब उसी सॉल्वेंट को उसमें क्या कर देना, डाल देना। डालने के बाद उसकी माउथ को क्या कर देना, माउथ के कंटेनर को क्या कर देना, स्टॉप, क्लोज कर देना, ठीक है। उसके बाद उसमें देखा जाए तो मिनिमम रूम टेम्परेचर 72 घंटा आपको रख लेना है, और टाइम टू टाइम उसे क्या कर देना, हिलाते रहना है, ठीक है। मतलब सेक करते, उल्टा पुल्टा करते रहना। जैसे ये बाटल है, ठीक है, ये बाटल इधर से घुमा देंगे तो बताओ क्या अच्छे से मिक्स होता चला जाएगा कि नहीं, वही चीजें कह रखा, ठीक। दिस प्रोसेस एज ए सॉल्वेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस में सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताओ सॉल्वेंट यदि सुटेबल नहीं यूज करेंगे तो आपका कोई भी प्रोडक्ट सही बनने वाला नहीं है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये होगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो ये 3 तरह के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सिंपल यानी कि मेसेरेशन, मॉडिफाई मेसेरेशन और मल्टीपल मेसेरेशन के बारे में दे रखा, ठीक है। तो यहां पर क्या रखा, सिंपल यानी मेसेरेशन होता क्या रखा, इन दिस मेथड ए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग टिंचर, टिंचर एक तरह का सॉल्वेंट होता है, उसमें यूज किया जाता है। फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है उसमें टिंचर में मिला के हम क्या कर देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा मॉडिफाइड मेसेरेशन, इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में जो टिंचर रहता है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए, मतलब यदि टिंचर रहेगा तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए रहेगा तो सिंपल मेसेरेशन, यदि टिंचर का यूज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए किया जाएगा तो मॉडिफाई स्प्रेशन, ठीक है, मॉडिफाई मेसेरेशन हो जाएगा। इसका यदि सिंपल यानी मेसेरेशन का एग्जांपल देखा जाए तो रूट ले सकते हैं, स्टेम और लीफ वगैरह सारा ले सकते हैं। इसमें क्या कर देना है, यानी एलोय रेजिन लेना, गम लेना, इन सबको क्या कर देना, आपको भिगोने का काम किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीपल मेसेरेशन में क्या किया, इन दिस मेथड में क्या कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक, मतलब 3 मेथड होना चाहिए। देखो 3 मेथड में है, पहला सिंपल, मॉडिफाई, मल्टीपल। सिंपल में क्या करेंगे, जो टिंचर सॉल्यूशन रहेगा उसमें किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को उसी में उठा कर डाल देंगे, और इसका एग्जांपल ये। अब उसके बाद ये प्रोसेस आपको 72 घंटा ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हिलाते रहना, ये सारी चीजें, ठीक। अनदर प्रिपेयरिंग ऑफ द टिंचर को क्या लेना, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, मतलब अब टिंचर को क्या, टिंचर जो है उसमें किसको डालना, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को। इसमें 2 है, एलोय रीजन और क्या होगा, गरम रेजिन हो गया, ये होगा। अब यहां से अब मेन मुद्दा नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलना कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसमें मेस्ट्रम डाल दिए, मेस्ट्रम मतलब वो सुटेबल सॉल्वेंट डाल दिए, ठीक। उसके बाद क्या कर दिए, उसको हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके क्या कर दिए, यानी जो क्लोजर है उसे क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद उसे कितने घंटे, कितना दिन के लिए रख दिए। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहेगा तो आपको 7 दिन तक रखना पड़ेगा, कितना, 7 दिन तक। और टाइम टू टाइम क्या कर देना, उसे सेक करना फॉर सम टाइम, ठीक, सेकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसे क्या कर देना, इसको हिला के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना, पासिंग फिल्टर पेपर, उसके बाद क्या कर देना, फिल्टर पेपर से आपको क्या कर देना, उसको पास करा देना। सिंपल सा क्या कर देना, एक ऐसे कंटेनर लेना, उसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को इसमें डाल देना, इसमें ऑलरेडी यानी मेनेस्ट्रम आपका पड़ा हुआ, मतलब सॉल्वेंट पड़ा हुआ, उसे 7 दिन तक क्लोज करके आपको रख देना। करने के बाद टाइम टू टाइम इसे क्या कर देना, हिलाते रहना, ठीक है। अब खोलेंगे तो इसमें इंप्योरिटी जा सकती है, तो इसी को बॉटल को आप रोटेट कर देंगे, वो हिल जाएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे तो काम बचा।
जैसे अचार करते हैं जी। उसके बाद क्या कर देना, इनको एक फिल्टर पेपर को, सर्कल है तो उसको क्या कर देना, सर्कल पेपर किसी नीचे यहाँ पर रख के, ठीक है, इसी में क्या कर देना, पास करा देना, फिल्टर पेपर से पास करा दिए। उसके बाद जो ऊपर फिल्टर जो बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं, उसे प्रेस कर देंगे। जैसे चायपत्ती नहीं होती है, देखो चायपत्ती यहाँ से देखो ये छलनी बना देते हैं, ठीक है, इस पे जो बचा हुआ इस पे तुम क्या करोगे, प्रेस करोगे, ऐसे दाब दोगे तो उसमें जो बचा हुआ रहेगा यहाँ पर नीचे आराम से गिर जाएगा कि नहीं, ये होगा। फिर कलेक्ट करना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आपका बन गया जो आप चीज निकालना चाह रहे थे। तो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स लेना, उसमें मिनेस्ट्रम ऐड कर देना, उसके बाद उसे मिक्स करके 2 से लेकर 7 दिन तक रखना, टाइम टू टाइम यहाँ पर भी सेक करना, उसके फिल्टर पेपर से पास करना। मगर यहाँ पर जो भी मार्क्स रहेगा उसको आपको क्या करना, चाहे छन्नी के ऊपर वाला बचा हुआ चाहे पत्ती वगैरह उसे चापना नहीं है, क्योंकि उससे इम्प्योरिटी आपकी जाने की चांस हो सकती है। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कलेक्ट कर लेंगे, किसी क्लोज कंटेनर में रख कर हम क्या कर देंगे, मार्केट की तरफ भेज देंगे, जाओ बेटा बेच के आओ, ठीक है, पैसा लाओ, इसी के लिए किया जा रहा था। क्लोज कंटेनर में रख देंगे, काम बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन इसके बारे में। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है सस्टेन रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट आर सस्टेन रिलीज टैबलेट। जैसे आप देखे होंगे DSR लिखा रहता है, कहते हैं पेंटाप DSR दे दो, ये तो सब लगभग सब लोग जानते होंगे। DSR मतलब कहीं SR वर्ड है तो समझ लो वो टैबलेट सस्टेन रिलीज है, मतलब हमारे बॉडी में यदि जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेन रिलीज टैबलेट बोलते हैं। यहाँ पर सस्टेन रिलीज के बारे में पहले समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। लिखा दीज टैबलेट आर प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ये लंबे समय तक बना रहेगा। जिस पर्सन को यदि पेंटाप DSR खिलाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसे गैस बनती है, तो वो दिन भर क्या करेगा, कम से कम 12 से लेकर 14 घंटा तक उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सस्टेन रिलीज, धीरे धीरे एक बार रिलीज कर दिया, 1 आध घंटा स्टॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, 1 आध घंटा स्टॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, 1 आध घंटा स्टॉप कर दिया, तो क्या करेगा, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, जो डोज जो रहेगा, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, यानी जिस उसका खुराक समझते हो, असर बोलते हैं हिंदी भाषा में, असर उसका क्या करेगा, लंबे समय तक रहेगा, इसीलिए सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाया जाता है। ये जो टैबलेट होता है रिलीज करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि देखियो मान लेते हैं टैबलेट है, ठीक है, DSR यदि देखेंगे टैबलेट ऐसे क्या होता है, इंग्रेडिएंट उसमें भरा होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर प्रोलॉन्गन पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक क्या किया जाएगा, उसे उसमें प्रोलॉन्गन धीरे धीरे क्या निकलेगा, ठीक है। वो हार्ड कंप्रेस मेथड से, मतलब उसे बनाया कैसे जाता है, उसे हार्ड कंप्रेस मेथड से क्या कर दिया जाता है, उसे बनाया जाता है, ठीक है, एकदम से हार्ड कंप्रेस मेथड से उसे क्या कर दिया, अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, मतलब सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में। अब मैन्युफैक्चर दे रखा है, देखिए कैसे करते हैं, किस किस मेथड से करते हैं, क्योंकि ठीक है, किन किन मेथड से करते हैं। इसमें देखो क्या हो गया, एक आपका वेट ग्रेन्यूल मेथड होता है, एक आपका ड्राई मेथड होता है, एक आपका डायरेक्ट कंप्रेस मेथड होता है। ये 3 मेथड है, यदि आपको आता तो आपको थोड़ा सा और बना के आप लिख सकते हो वहां पर, मतलब इस मेथड को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी 3 नंबर में वेट ग्रेन्यूल पूछ देता है, ठीक है, वेट ग्रेन्यूल या डायरेक्ट कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में पूछ देता, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब सस्टेन जो रिलीज होता है टैबलेट, वो धीरे धीरे इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, धीरे धीरे रिलीज होता है हमारे शरीर के अंदर। अब यदि मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो 3 तरह से कर सकते हैं, वेट ग्रेन्यूल मेथड से कर सकते हैं, ड्राई ग्रेन्यूल मेथड से कर सकते हैं, और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ फायदा है कि नुकसान है कि नहीं, ठीक है। फायदा क्या है, ये क्या होते हैं, मिनिमम ड्रग्स यूज, इसमें क्या करिए तो मिनिमम ड्रग्स यूज की जाती है, मतलब एक ही बार ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती। मान लेते हैं देखेंगे, ठीक है, अभी हम आपको ला के दिखा दें, ठीक है, रुक जाओ ला के दिखा देते हैं, नहीं यार 12 रुपया खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना भाई है। ये आपके पास देखिए सस्टेन रिलीज टैबलेट है, इसमें लिखा क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिखा है इंटरकोटेड रेबाप्राजोल सोडियम एंड डोम्प्रीडोन सस्टेन रिलीज टैबलेट। देखो सस्टेन रिलीज टैबलेट लिखा है कि नहीं, देखो DSR लिखा, कोई भी आप DSR लेंगे, ठीक है, कोई भी DSR लेंगे तो उसमें रहता, तो इसमें लिखा क्या हो गया, इसमें जो ड्रग्स होती मिनिमाइज यूज होती, जैसे हम इसे खोल के यदि दिखाएं, ठीक, इसमें ग्रेन्यूल के फॉर्म में रहते, देखिए इसमें देखिए क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई, दिख रहा है कि नहीं, आजा भाई, चलिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको, अब देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो देखिए क्या होता है, छोटे छोटे ड्रग्स यूज करते, मान लेते हैं 2-4 टैबलेट एक बार जब रिलीज हो गया, कुछ समय के बाद क्या होगा, रिलीज होगा, तो इसमें यदि ड्रग्स की मिनिमम यूज करेंगे,
एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव इनग्रेडिएंट, वो भी तभी क्या होगा, लंबे समय तक चला जा सकता है। ठीक है, यही चीजें हम दिखाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, इसमें हो गया। और क्या लिख रखा है, मगर क्या होता है थोड़ा सा बनाने में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि बताओ उसे कंप्रेस करना, हर एक को क्या कर देना, मिनिमम मॉलिक्यूल में बनाना। ठीक, इफिकेसी इज द क्या होगा, ट्रीटमेंट गेट टू ऑफ द इम्प्रूव, मतलब क्या होता है किसी पर्सन को यदि दे दिया जाए तो उसे ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि धीरे 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 यानी कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे मान लेते कोई पर्सन है उसे एक बार में 20-30 मुक्का मार दिए तो पीठ उठ दर्द करने लगेगा। अब मान लेते एक मुक्का घूमते घूमते एक मुक्का मार दिया धाड़ से, लो भैया, फिर घूमते घूमते फिर धड़ से मार दी तो उसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या कर देता है, अपने को इंप्रूव करता जाता है। टू अवॉइड पेशेंट कम्प्लीकेशन प्रॉब्लम, मतलब कोई कम्प्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जो बोलता है, अब बताओ एक ही बार में यदि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही बार वर्क करने लगे तो दिक्कत हो सकती है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेस फ्लक्चुएशन अकर्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, इसमें फ्लक्चुएशन की बात की जाए तो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है। सिस्टमैटिक साइड इफेक्ट इज मिनिमाइज, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता मगर मिनिमाइज होता है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स है तो यानी उसमें साइड इफेक्ट तो भाई होता ही होता है। ठीक, अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो उन्हें बनाने के लिए एक्सपेंसिव होता है। तो यदि प्राइस की बात की जाए तो ये टोटल ऑफ प्राइस देखा जाए तो कितना है, ठीक है, ये टोटल ऑफ प्राइस देखी जाए तो कितना था, इस पे भाई एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो, देखो यहाँ से एमआरपी देखा जाए तो 211 रुपये, मतलब ये एमआरपी 211 रुपये, मतलब 21 रुपया का कहीं ये गोली पड़ा। अब पेंटाप डीएसआर ओसार देखेंगे तो इस समय 13 रुपये की एक गोली आती, मतलब ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, क्योंकि अब बताओ एसिलाक खरीदने का 1.5-2 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके कंपेयर में देखा जाता है एक्सपेंसिव है पैसा। और क्या होगा, डोज डैम्पिंग है, मतलब ज़्यादा डोज ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पुअर सिस्टमैटिक अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, इट रिजल्ट लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू फिजिशियन डोज ऑफ द एडजस्टमेंट, अब इसे एडजस्टमेंट करने के लिए अब कब यूज किया जाता है, इसे जाते जब लार्ज अमाउंट में किसी चीज को मेडिसिन दी जाती तो उसमें यूज किया जाता है इसका। ठीक, तो ये था इसके बारे में 5वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, 6वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, राइट इन ब्रीफ अबाउट करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CGMP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CGMP बोलते हैं। ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इधर जितना चीज बोला जाएगा अब ध्यान से सुनेंगे नहीं तो, क्योंकि देखा जाए 35 मिनट हो गया अभी हम 6ठे नंबर पे क्वेश्चन पे। अब इधर जितना भी चीज़ चला जाएगा थोड़ा सा तेजी से चला जाएगा, क्योंकि लगभग 1 घंटा 20 या 1.5 घंटे के अंदर कवर हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो बनेगा। तो जानते ही हमारी मोबाइल भी छोटी मोटी है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। 6ठा पे देखते हैं क्या रखा, राइट इन ब्रीफ अबाउट करंट यानी करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CGMP। फुल नेम भी याद रखिएगा, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है CGMP का, आपसे फुल नेम पूछ सकता है। ठीक है, फुल नेम पूछ सकता है, जिससे आपके क्या हो सकती है, 1 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखिए क्या दे रखा, इसके बारे में हमसे दे रखा। ठीक, अब इसके बारे में सुन लेते हैं। ठीक, क्या रखा, CGMP शुड बी डिजाइन बाई यानी टू बी फ्लेक्सिबल अलाउ इच, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ लिख दिए जी, ये फुल स्टॉप नहीं है जी। ठीक है, कह रहे दूसरा पॉइंट सर जी बना दिए, बेइज्जती उज्जती करती है, इससे नहीं है यहाँ से देखिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। अलाउ ईच मैन्युफैक्चर टू डिसाइड करता है इंडिविजुअल हाउ to implement the necessary control by the using scientific design processing method and testing procedure, मतलब CGMP एक तरह का ऐसा, कोई भी यदि आपको अंडरस्टैंड बैठानी है तो CGMP किसी भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिसाइड करता है इंडिविजुअल टू अप इम्प्लीमेंट नेसेसरी कंट्रोल, मतलब कोई आप ड्रग्स लिए जैसे इसमें लिए हैं तो इसमें देखिए कोटिंग की गई हो, कितना आपको क्या कर देना, ऐड करना है, फट गया है। ठीक, मगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर रेवाप्राजोल होता है। ठीक है, यहाँ रेवाप्राजोल कितना यूज किया गया है, 20 mg, और यहाँ पर डोम्प्रिडोन 30 mg। ठीक है, तो बताओ यही सब डिसाइड कौन करता, CGMP डिसाइड करता कि कोई भी यदि दवा बना रहे हैं तो साइंटिफिक डिजाइन है कि नहीं, टेस्टिंग प्रोसीजर है कि नहीं आपके कंपनी के अंदर, नहीं तो आप ड्रग्स नहीं बना सकते। जैसे आप उतना कंपनी लेवल पे छोड़ो, तुम अपनी लेवल पे आओ, मेडिसिन लेवल पे। ठीक है, तुम अपना ये छोटा सा स्टोर पे देख लो। अब स्टोर क्यों कोई खोलता है, उसके पास जो लाइसेंस रहता एकदम से अच्छे से रजिस्टर रहेगा तो उसे बोला जाएगा क्या,
फार्मासिस्ट। अब वो क्या होगा, लाइसेंस लेगा तभी मेडिसिन को क्या कर सकता है, अप्रूव, यानी दवा को बेच सकता है, नहीं तो उसके अलावा बेच नहीं सकता। उसी तरह से हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट में जहां मेडिसिन बनाई जाती है वो क्या करती है, CGMP को फॉलो करती है। मतलब उसमें जो मैन्युफैक्चर है, इस समय जो मेडिसिन बन रही है उसमें क्या हो गया, गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई इम्प्योरिटी मिला नहीं रहे हैं या कोई आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कोई चुरा नहीं रहा है, ये सारी चीजें क्या होती, कौन देखता है, CGMP देखती है, ठीक है। सी यानी GMP में क्या होता है, सी का फार मतलब क्या होता है, करंट होता है, जो हमारे पास क्या होगी इस समय डायरेक्ट टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी यूज की जाती हैं, ठीक है। ये था इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम यहीं पर पढ़ लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ CGMP, यानी CGMP की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, ठीक है, और परमेसिव तो अंडरस्टीज लेआउट होना चाहिए, मतलब जो आप अंडरस्टीज खोले हैं लेआउट पे ही वर्क करना चाहिए, ठीक। अरे बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसे लेआउट बोलते हैं। और क्या होना, स्टरलाइजेशन होना चाहिए, ये क्या लिख दिए जी, स्टरलाइजेशन, ये कौन सा स्पेलिंग है, स्टरलाइजेशन, करेक्शन कर लेना, मतलब आपके जहां कंपनी बिठाए हैं तो प्योरली स्टरलाइज होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं मान ले तो कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई मक्खी उड़ते आए हमारे उसी में गिर गई, लो भाई पसेन के उसी में मार दो, बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्योर हाइजीन होना चाहिए, ठीक है। नहीं जैसे फैक्ट्री उट्री में जाते होंगे तो देखेंगे पैर में भी वो क्या कर देते हैं, पहनते हैं, यहाँ पर तुम सोचते हो बाल में भी क्या करते हैं, पहनते हैं, वो कैप एक आता है जैसे वो अभी PP किट वाला, वो देखेंगे नीले कलर का आता, वो भी एक बाल नहीं गिरना चाहिए, तुम इतनी बड़ी स्टरलाइजेशन और हाइजीन होती है, ठीक। हम सब लोग हल्के में समझते नहीं, जो आते हैं बोलते हैं कि वो पारोटी बनाया जाता है, बिस्किट बनाया लाश से कचर के बनाया जाता है, नहीं भाई, बड़ी बड़ी मशीन होती है उसमें डाल दिया जाता है और पूरा अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन के, हम खुद गए थे बिस्किट फैक्ट्री के, पार्ले हमारे बगल में है, ठीक है, तो वहां पर एकदम अच्छे से हाइजीन की जाती है, ठीक। अब तुम सोचो वहां पर जो खाना खाते हो तो उनको दूर किया जाता है, एक रूम बना दिया उसी पर टिफिन वगैरह करना और टिफिन को ही दूर रखना है, ठीक। जो शूज वगैरह पहन रहे तो उसी को आपको दूर रखना है, ठीक। तो ये हाइजीन में भी क्या होता है, बहुत ध्यान दिखा जाता है, क्योंकि मेडिसिन है भाई, कोई भी कंटामिनेशन होगी तो आदमी की डेथ हो सकती है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो भी वाटर, जैसे मान लेते कंपनी यूज कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिन कोई बना रहे हैं कंपनी में तो उसमें पानी यूज करेंगे, जो वेस्टेज पानी रहेगा बिना ट्रीटमेंट किए आप नदियों में नहीं डाल सकते। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो वर्कर रखे ऐसा नहीं है गांव से पकड़ के लाए मर्दे ईंटा पाथे भाई, ईंटा पाथने वाली नहीं, मतलब एकदम से वेल एजुकेटेड होना चाहिए। क्योंकि बताइए अब तुम सोचो ये सब जो मेडिसिन बनाई जाती है इसमें देखो क्या होगा, 20 mg 30 mg की यूज की गई, अब बताओ तौलने ही नहीं आएगा, उसके लिए mg मिलीग्राम में जा रहे हैं। ऐसा आलू थोड़ी ना तो ना, चलो अच्छा 1 ग्राम 1-2 आलू बेसी दे दो, ऐसा नहीं, मेडिसिन है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बढ़िया से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी CGMP रिक्वायरमेंट इसमें होती है, ठीक। इक्विपमेंट मटेरियल होना चाहिए, इक्विपमेंट मटेरियल जो दवा बना रहे हैं उसके बड़ी बढ़िया क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, मशीन रहेगा, बताओ जितनी अच्छी क्वालिटी का आपके पास क्या रहेगा, मशीन रहेगा, उतनी अच्छी दवा बनेगी आपकी, जल्दी होना चाहिए, नहीं कि हाथ से चला रहे हैं एकदम धीरे 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 धीरे, नहीं, बड़ी बड़ी रहती है वो मोटर से अपने आप चलती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए कि मतलब एक बार में काम हो जाए, यदि जो तो जितना से टच करेंगे उतना हमारे हाथ से कंटामिनेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक। और क्या लिख रखा, प्रिंसिपल ऑफ CGMP, CGMP किस पे वर्क करता है, देखिए, यानी प्रिंसिपल बताना, कोई सिद्धांत रहेगा, जैसे स्कूल चलाने के लिए इतने बजे बाबू आना, इतने बजे प्रैक्टिकल होगा, इतने सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, उसी तरह से CGMP का प्रिंसिपल होती है। पहले फैसिलिटेड मोस्ट अबाउट क्लीन होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए, मतलब जिस एरिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी ड्रग्स का, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए उनका मैन्युफैक्चर एरिया में, ठीक है। मैन्युफैक्चर एरिया यहाँ से देखिए फिर गलती कर दी, ठीक, यहाँ से क्या होगा, मैन्युफैक्चर एरिया क्या होना चाहिए, क्लीन और हाइजीन होना चाहिए, ठीक। कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन, अपने इन्वायरमेंट में जैसे मान लेते हैं आप ऐसी जगह करें जहां पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो दीवार को एकदम से वाटर प्रूफ बनाना, क्योंकि दीवार से यदि रिसेगा मॉइस्चर आएगा तो हमारी कंटामिनेशन का चांस बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे भी, कंडीशन पे भी आपको कंट्रोल करना, ध्यान देना, ठीक है। प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, देखिए ये क्या रखा है, क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, मतलब जो भी ड्रग्स बनानी है उसमें ऐसा केमिकल नहीं डाल जो खाने के साथ रिएक्ट करके जहर बना दे, ऐसा नहीं, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन को भी क्या कर देना, प्रिवेंट करना। मैन्युफैक्चर यानी प्रोसेस आर द क्लियर और डिफाइन होना चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये डाला गया, इतना डाला गया, बस
घुमा फिरा के नहीं कि अच्छा ये डाल दो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, ये नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर होना चाहिए राइट इन क्लियर लैंग्वेज। ऐसा नहीं जो भी जैसे मशीन रहती है ना, अपने लैब में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, एक SOP चिपकाई जाती है। SOP क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करिए, देख ऐसे चार्ट होता है, उसमें सब कुछ क्लियर लिखा होता है, यहाँ से ऑन करना, ऐसे करना, इतने में रोटेट कराना, ये सारी चीज़ें तो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज, नहीं कि डॉक्टर के लैंग्वेज में जो गोद दे, कोई दूसरा पर्सन आया नया फार्मासिस्ट जान ही नहीं रहा, उल्टा सीधा कर दिया तो ड्रग का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब यदि लॉस होगा वो तो हम जांच सही से नहीं हुआ, कंपनी भेज दी, क्या होगा मार्केट में, तो उससे बहुत लोगों की क्या डेथ हो सकती है। रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, नोट डायरी विद द बैच नंबर। CGMP कहता है जो भी चीज़ आप बना रहे हैं बेटा, ठीक है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं क्या होगा? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंप्लीट हिस्ट्री किसी डायरी में नोट होना चाहिए विथ बैच नंबर। जैसे मान लेते हैं बैच नंबर, बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है बैच नंबर, ठीक है। अब बैच नंबर इसका क्या है? ठीक, इसका बैच नंबर है, ठीक है, इसका बैच नंबर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है CML, ठीक है, और यहाँ से 3, 3, 7 और 6 दे रखा, ये बैच नंबर। अब बताओ इस बैच नंबर में जितने चीज़ बनी होंगी सबका एक डाटा होगा। अब बताओ हम गए कि अच्छा ये बैच की दवा हमारे पास खराब आ गई है, तो हम करेंगे उसे लैब में ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे जांच करेंगे, इसकी बैच की जितनी मेडिसिन रहेगी यदि खराब पाई गई तो सबको क्या करिए, दोबारा रिसाइकल के लिए भेज दिए, जो इम्प्योरिटी भाई तुम रिलीज करो, मतलब हटाओ, नहीं तो यदि मार्केट में उतार दी जाएगा तो दिक्कत होती है। एक डायरी होनी चाहिए CGMP के अनुसार। तो आशा करते हैं CGMP आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, इसी तरह से 6 क्वेश्चन देख लिया। कहेंगे तो नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अभी ये न्यू ऐड किया गया है, इसे भी एक शॉर्ट वीडियो में हम इसी में लिंक में डाल देंगे, बना चुके हैं, ठीक है। नहीं तो हमने 6 क्वेश्चन दिया था, लगातार 6 क्वेश्चन को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। यदि इसे कहेंगे तो इसी के लिंक में एक वीडियो डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन एकदम डिटेल में कर लिया। पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी आपके सामने है। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 नंबर का, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, गिव सब एग्जाम्पल, मतलब फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है इसके बारे में बताना, कोई 1-2 एग्जांपल बता देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में आपको बताते हैं। ये आपके सामने फार्मास्यूटिकल एड, इसमें क्या लिखा, फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, क्या लिखा, फार्मासिस्ट यानी फार्मास्यूटिकल एड कैन बी डिफाइन एज ए सब्सटेंस विच हैव नो या लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट बट आर नेसेसरी टू यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज। मतलब फार्मास्यूटिकल एड देखा जाए तो एक तरह का सब्सटेंस होता है जो किसी भी ड्रग्स में मिलाया जाता, मगर उसकी देखी जाए तो जो आपका इफेक्ट होता है ना के बराबर होता, क्या ना के बराबर, यदि होता तो बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, और ये कंपलसरी भी होता है, नेसेसरी भी होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल डोज को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेडिसिन ले जाते हैं, क्या कहते हैं, नींद की दवा, नींद की दवा देखेंगे तो उसमें कितना 0.5 mg 0.25 mg। अब बताओ इतनी छोटी अमाउंट में इतना होगा। अब तुम बताओ इसे देख नहीं सकते हो तो कैसे खा सकते हो। तो इसमें क्या कर दिया था, एक ऐड किया जाता है, केमिकल सब्सटेंट ऐड किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, इसको थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दे जिससे हमें दिखे और देखने में सही लगे, ठीक है। और क्या करेगा, पेशेंट आराम से इसे ले सके। तो इसमें जो ऐड किया गया है 0.25 mg में ऐड किया गया, इसकी साइज को इंक्रीज कराने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखा जाए अभी तो हम 0.25, बहुत सारी मेडिसिन देखेंगे एकदम से स्मॉल अमाउंट में mg में होती है, तो बताओ कैसे उसे खा पाएंगे। तो इसीलिए क्या कर दी जाती है, एक ऐड यूज किया जाता है जो किसी भी डोजेज को कंप्लीट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड। यदि नहीं मिलाए तो अभी कोई टेंशन नहीं है, मगर वो साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को करने के लिए क्या हो, थोड़ी सी, मगर इनका फार्मास्यूटिकल ऐड का हमारे जो भी प्रोडक्ट रहता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये होगा डिफिनेशन। अब एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एड पे, वो नॉन रिएक्टिव, ऐसा नहीं किसी भी जो ड्रग्स यूज किए उसी से रिएक्ट करके खराब कर दे उसे, नहीं। इनर्ट होना चाहिए, मतलब इनर्ट मतलब किसी से रिएक्शन न करे। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यदि देखा जाए तो यदि अच्छा नहीं, केमिकल से रिएक्शन करके भरने से उसकी टॉक्सिक सब्सटेंस का ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी केमिकल यूज करना चाहिए स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरह का जहर की प्रॉपर्टी नहीं, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगा रहे,
अब बताओ जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम बोल दे 3,000 रुपया का, अब बताओ टैबलेट की प्राइस भरने से बढ़ गई कि नहीं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल एट एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेस इकोनॉमी मतलब बहुत सस्ता होना चाहिए। ठीक, तो ये था इसके बारे में फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अभी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और सिंथेटिक। एनिमल में तुम्हारे पास ये आते हैं, ये यार ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कि नहीं 2 फार्मास्यूटिकल का नाम बताइए जो एनिमल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, इस पे आपको निकाल के रख देना है। ठीक है, बेस ऑन डोजेज फॉर्म देखा जाए, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी डोज सॉलिड फॉर्म, और क्या होता है सेमी और जेल होता है। ये नहीं लिखेंगे तभी कोई नहीं, नेक्स्ट जो बता रहा है वो भी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में एनिमल, मिनरल और सिंथेसिस होता है। ठीक है, ठीक, यहां से देख सकते हैं उनका, यानी कलरिंग एजेंट के लिए मिलाया जाता, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के लिए मिलाया जाता। ठीक, अब देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल जो एड्स है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब यहाँ से आप एडवांटेज दे सकते हैं, ये क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है किसी भी फार्मास्यूटिकल ऐड के लिए। बताओ जो भी फार्मेसी भाई है, मान लेते कोई फार्मेसी स्टूडेंट है या फार्मासिस्ट है, अपनी मेडिसिन रखा, अब बताओ 0.25 mg का क्या होगा टैबलेट यदि रखा जाए तो खोजने में दिक्कत हो तो भरने से आइडेंटिफाई कर पा जाएगा। ठीक, कलर से भी मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या कलर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यदि मान लेते कोई कलरिंग फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाया गया किसी भी ड्रग्स पे तो क्या चाहे लाल वाली ड्रग इसके लिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वहां से आप यूज आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फार्मासिस्ट भी कर सकता है और पेशेंट भी कर सकता है। कलर इंपॉर्टेंट होता किसी भी, हाँ ये देखिए जाए, ठीक, रिकॉग्नाइज द मेडिसिन। अब देखिए कलर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कलर को, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और क्या होता है डॉक्टर को, डॉक्टर भी से फैमिलियर होता है। जैसे मान लेते हैं अब भीड़ बहुत ज्यादा है, कोई डॉक्टर दवा लेकर आया, कहेगा सर ये डॉक्टर साहब देखिए, मतलब दूर से ही कलर देख के अच्छा यही कलर का हम दवा लिखते हैं, क्योंकि देखते देखते कलर उसको याद हो गया, चलो अच्छा यही ले जाओ कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये हो गया। अब कलर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्प द मेडिसिन में। अब देखो डिसएडवांटेज क्या, कभी कभी ये क्या कर देता है, कलर हमारे पास क्या कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इवोल्यूशन ऑफ कलरेंट। ठीक है, किसी पर्सन को एलर्जी इससे रहती है, कुछ साइड इफेक्ट रहता है, कोई सनलाइट से क्या हो जाती है। अब मान लेते कोई ऐसा कलर जो सनलाइट उसे प्रॉपर पड़ रही अपनी चेंज कर दे कलरों को तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब साइड इफेक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं और क्या दे रखा है। दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, गिव सूटेबल एग्जांपल, मतलब प्रिजर्वेटिव के आपको बारे में बताना, कोई 1-2 एग्जांपल बता देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रिजर्वेटिव के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये आपके सामने प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस दैट एडेड द प्रोडक्ट लाइक फूड, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, सिंपल कोई रहता है, फूड यानी वुड रहता है, ठीक है, ईटीसी। अवॉइड द डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड अनवांटेड केमिकल चेंजेज होती। कहने का मतलब क्या कहता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव, क्या प्रिजर्वेटिव पहले समझिए क्या होता है। मतलब कोई भी चीज, जैसे आपके घर में अचार होगा तो उसमें बहुत सारा नमक ऐड कर दिया जाता, रख दिया जाता, वो बताओ 1-1 साल 2-2 साल खराब बना ही होता, तो नमक क्या हो गया एज ए प्रिजर्वेटिव, जो क्या करता है उसे बचाता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे डिकम्पोजिशन न हो, मतलब सड़ने का चांस ना हो, अनवांटेड कोई केमिकल चेंज होता वो भी ना हो। ये सब में चीज में मिलाया जाता है, यहां तक कि खाने में मिलाया जाता है। फार्मास्यूटिकल, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहता है उसमें कोई बायोलॉजिकल सैंपल रहता है। जैसे बायोलॉजिकल सैंपल क्या होता है, जैसे आप कोई चीज जांच करवाने ले गए, कहते हैं हड्डी में क्या हो गया, टीबी हो गया, तो हड्डी को थोड़ा सा काट के डॉक्टर भेज देता है लैब में, उसे आइडेंटिफाई हो जाता है। चाहे कोई मांस सड़ रहा है, बहुत दिन से दवा चल रही, वो नहीं सही हो रहा, तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, तो उसे ग्रो कर रहे हैं, उससे क्या कर दिया जाता है, एक डिब्बे में काट के प्रिजर्वेटिव ऐड करके भेज दिया जाता है, जाओ बम्बई तुम जांच करा के लेके आओ। ठीक, तो बम्बई जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना आज बैठे 1 मिनट में पहुंच गए, 2-2 3-3 दिन लग जाता यूपी से जाने में। ठीक है, तो क्या प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो 10-10 दिन, 1-2 साल तक सड़वा नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, जैसे बहुत सारी ड्रग्स रहती हैं, ठीक, उसका एक्सपायरी डेट रहता है, तो इस पर एक्सपायरी डेट वो प्रिजर्वेटिव से बना के रखता है कि इतना दिन तक ये चलने वाला है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। आशा करते हैं प्रिजर्वेटिव समझ में आया होगा। दीज आर द केमिकल, एक तरह का केमिकल होता है, बहुत सारे खाने में मिलाया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, और ये क्या कर देता है, उसकी लाइफ को बहुत दिन तक बना के रखता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रिजर्वेटिव आर ऐड टू द फूड में यूज किया जाता है, जिससे हम क्या प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मैनी डिजीज फॉर्म में। मतलब जितना भी तुम्हारे पास, अब देखिए हमारे यहाँ चिप्स होता है, ठीक है, चिप्स नहीं तुम्हें जूस समझ लो, जूस समझते हो ना, जूस हो गया, जूस तुम घर पे बनाए
सुबह एक ही बनाए, गर्मी का सीजन शाम तक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है कि नहीं। मगर वही जूस जो मार्केट में आता है 6 महीना साल साल भर उसकी डेट रहती है, चलता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है, वो सड़ेगा ही नहीं। वो क्या कर देता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसे क्या करेगा, ये रोकेगा। ठीक है, इतना चीज प्रिजर्वेटिव मतलब सिंपल सा डिफिनेशन, ऊपर वाला तुम डिफिनेशन इतना लिख देना और ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी लिख देना, क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जांपल दे देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा इरिटेशन भी पैदा ना करे, जैसे खा लिया अरे यार मुंह में खराब हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, इट शुड बी फिजिकल तथा केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। और क्या होता है, गुड एंटीबैक्टीरियल एजेंट होना चाहिए। गुड एंटीबैक्टीरियल, कोई बैक्टीरिया यदि ग्रो कर रहा है उसे भागने से किल कर दे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में बेस, ठीक है, ये नहीं रखेंगे तभी कोई टेंशन है। प्रिजर्वेटिव 3 तरह का होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट। अब तुम एग्जांपल पूछा था ना, तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट में आ जाएगा, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट में, BTH ये फुल नेम पूछा था भाई 2022 में, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलुइन होता है। ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलुइन BTH होता है। ठीक, एंटीबैक्टीरियल में क्या होता है, बेंजोएट आता है, सॉर्बेट आता है। ठीक, और क्या होगा, चिलेटिंग एजेंट में क्या होता है, सिट्रिक एसिड आता है, और क्या होता है, पॉलीफॉस्फेट आता है। EDT सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका किसमें भाई, प्रिजर्वेटिव में। ठीक है, अब कितने ऐसे पर्सन है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में पूछा गया EDT का फुल नेम, तो अब ये कितने ऐसे पर्सन है कि EDTA का फुल नेम कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे प्यारे से भाई दिखाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग एक बार कमेंट बॉक्स में जब लिखोगे तो स्पेलिंग तुम्हें याद हो जाएगी। तो ये था प्रिजर्वेटिव के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, क्या पूछ दिया हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ, तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या रखा, राइट ए एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग। केवल एप्लीकेशन, केवल आपको यूज लिखना है तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यूज हम क्या होता है, फ्रीजिंग ड्राइंग का यूज बताना है, मगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी। ठीक है, आपको डायग्राम बना देंगे तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यूज वगैरह सारा चीज हम देख लेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग ड्राइंग। फ्रीजिंग ड्राइंग एक देखो ये क्या होता है पहले इसके बारे में, क्योंकि हमसे केवल पूछा एप्लीकेशन यानी यूज, तो हम थोड़ा सा देख लेते किस पे प्रिंसिपल का था, डायग्राम बता देंगे, डायरेक्ट हम यूज पे चले आएंगे। देखो, फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस होता है जो रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ बाय द सब्लिमेशन। मतलब क्या कर रखा, कोई आपके पास क्या होगा, कोई सिंपल है, क्या होगा, कोई सिंपल है, उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, उसे रिमूव करना। तो इस प्रोसेस में हम रिमूव करते हैं किसके, वाटर को वेपर के फॉर्म में बाय द सब्लिमेशन। किसकी मदद से, सब्लिमेशन। देखो, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस। सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ड्रायर में क्या, फ्रीजिंग मतलब जिसमें स्टोरेज किया, ड्रायर मतलब सुखाना। इसमें क्या, जो भी वाटर रहेगा उसे रिमूव किया जाएगा, वाटर रिमूव किया जाएगा बाय द सब्लिमेशन। अब ये जो मशीन होती है ना, इसी पे वर्क करती है। देखिए यहां से लिख देंगे फ्रीजिंग, देखो फ्रीज ड्रायर बेस्ड ऑन द सब्लिमेशन प्रोसेस। अब बार बार सब्लिमेशन को होते हैं, तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन सामने होता है जब भी किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट किसमें चेंज कर दिया जाता है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग ऑफ लिक्विड। जैसे कपूर देखिए, कपूर में यदि वाटर की मात्रा प्रेजेंट हो तो क्या कर देते, सीधे वेपर के फॉर्म में, उसे तुम जलाओगे तो लिक्विड नहीं बनेगा। मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट किसमें चेंज कर देते हैं, वेपर में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग ऑफ लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन के बारे में है। ठीक है, ये शॉर्ट, अब जब वहां पर पीडीएफ आप खरीदेंगे तो वहां से आपको सब ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहां से आपको डायग्राम हम दिखा देते हैं, ये आपके सामने इसका डायग्राम है, यदि बनाना चाहेंगे तो बना देंगे। ये तुम्हारे पास क्या देखा, रेफ्रिजरेटर ऑन हीटेड सेल्फ, यहाँ पर यही हीट किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, देखो यहाँ से वाइल है, कंटेन करते मटेरियल फ्रीजिंग, यहाँ पर कंप्रेसर लगा, यहाँ पर मोटर लगा, वैक्यूम, यहाँ से एयर जाएगा। ठीक, एयर को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और कंप्रेसर यहाँ पर भी लगा दिया गया, ये कंडेंसर, यहाँ से काम अपना हो जाएगा। हमें मेन पूछा था यूज यानी एप्लीकेशन, तो हम एप्लीकेशन, ठीक, मेन आपका यही है, क्योंकि थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देना। फ्रीज एप्लीकेशन हमसे पूछा था, हम यूज बता देते हैं। प्रिपरेशन, आप किसका प्रिपरेशन, कोई एंटीबायोटिक कोई प्रिपरेशन करना तो इसी की मदद से किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक में वाटर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। कोई ब्लड प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, इन्हीं मशीन का यूज करते हैं। वैक्सीन बनाना रहे तब भी हम इसी मशीन का प्रयोग करते हैं। कोई इंजाइम प्रिपरेशन करना है, ठीक, जैसे बहुत सारी एंजाइम होती है ना जो डी नेचर के हो जाती है, यदि ऐसे नॉर्मल रखेंगे तो, ठीक है, तो क्या कर देना, उसे प्रिपरेशन करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं,
इन्हीं मशीन का यूज करते हैं। माइक्रोबियल कल्चर मतलब जैसे नहीं आपको लैब में कोई दे दिया कल्चर, जैसे आपको हम एक दिखाएं नहीं जाने दो, वो एक हमारे पास वो रिपोर्ट है तो उसमें पास कल्चर करवाया जाता है, उसमें बोला जाता है 48 घंटे में इसमें कोई भी बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं की गई। तो कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ कल्चर कराने के लिए, ठीक है, कल्चर कराने के लिए भी इसी मीडियम का प्रयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज द फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्री, बहुत बड़ी जो फूड इंडस्ट्रीज होती है उसमें यदि वाटर रहेगा तो कंटामिनेशन चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसे भी रिमूव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्रीजर ड्रायर का प्रयोग करते हैं। मेन आपको यही लिखना, थोड़ा सा तो आप ओवरव्यू वहां से आगे सामने बना दिए, मगर मेनली तुम्हारे पास यही, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्ट हमसे पूछा था। चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रखा डिफाइन इमल्सन, गिव वंस यानी सम एग्जांपल, मतलब क्या कर देना आपको इमल्सन के बारे में बताना, कोई एक दो एग्जांपल बता देना। तो इमल्सन होता क्या इसके बारे में बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सामने आपके पास इमल्सन क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा तेजी से देखते हैं क्योंकि 1 आवर आपका पूरा होने वाला, अभी हम चौथे पर, अभी बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इमल्सन, पहले देखो क्या यहाँ पर ये तुम समझो, पहले ये डायग्राम समझो। इमल्सन देखा जाए तो एक बाइफेजिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, बाइफेजिक सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर और प्लस में क्या ऐड कर दिया जाता है, ऑयल ऐड कर दिया जाता है, जिससे तैयार जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है इमल्सन। अब सर जी कहेंगे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ऑयल में तो तेल घुलता नहीं है, ठीक है। तो घोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, मतलब ऑयल वाटर को घोलने के लिए क्या कर देते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, उससे जो तैयार होता है तुम्हारे पास क्या कहलाता है इमल्सन कहलाता है। अब डिफिनेशन समझते हैं, क्या लिखा है, बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन टू मिसिएबल इमिसिएबल लिक्विड वन विच डिस्पर्स माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर इन टर्म टू ऑफ द फार्मास्यूटिकल इमल्सन। मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक किसी लिक्विड को क्या कर दिया जाता है, इमिसिएबल लिक्विड को, मतलब दो इमिसिएबल लिक्विड को क्या जो एक दूसरे से घुले ना, उन्हें किसी इमल्सिफाइंग एजेंट के द्वारा घोल दिया जाता है, उससे जो तैयार होता है वो क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। ठीक, इमल्सन तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं, वाटर इन ऑयल, क्या होता है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, ये याद रखना, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर होता। ठीक, ये हो गया। अब हमसे मेन मुद्दा पूछा इमल्सन का एग्जाम्पल, तो हम भन से नीचे एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन यानी फेस क्रीम जो आप लगाते हैं ना, फेयर लवली, बेको टर्मरिक, ये सब इमल्सन का एग्जाम्पल है। लिक्विड पैराफिन यही होता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही होता, इमल्सन होता। लोशन जो लगाते हैं बेंजोल बेंजोएट होता, ये भी इसी का होता। तरपी यानी क्या होता, तरपेटीन भी तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, इमल्सन का। तो केवल हमसे इमल्सन पूछा तो हम इमल्सन के बारे में थोड़ा सकते हैं, इमल्सन डिफाइन करना इमल्सन को भी, फिर एग्जाम्पल, तो हमने इमल्सन को बता दिया और इसके डिफाइन कर दिया इसके एग्जाम्पल को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब 6वें नंबर पे क्वेश्चन पे देख लेते हैं ईयर प्रिपरेशन क्या होता है, क्योंकि हमें कितना करना, 10 करना, तो हमने क्या कर दिया, 5 को स्किप कर दिया। ठीक, 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा ईयर प्रिपरेशन, जो सामने आपके पद दे रखा है ईयर प्रिपरेशन। ईयर प्रिपरेशन क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। कर रखा ईयर मतलब ईयर प्रिपरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो ईयर के यूज बनाया जाता, प्रिपेयर किया जाता, उसी को ईयर प्रिपरेशन बोलते हैं। ईयर प्रिपरेशन आर द मेडिसिनल डोजेज फॉर्म विच आर यूज टू ट्रीट डिजीज ऑफ आई, सॉरी ईयर में मतलब कोई भी डिजीज होता है उसे ट्रीट करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ठीक, जिसका प्रिपरेशन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ईयर प्रिपरेशन बोलते हैं। दे आर द मेनली यूज टू ट्रीट ईयर इन्फेक्शन, मतलब ईयर के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिस प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसी को क्या किया जाता है, ईयर प्रिपरेशन कहते हैं। ये मोस्टली क्या कर दिया था, ईयर में कोई इन्फेक्शन उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, शुड बी स्टराइल, यानी स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं नॉन स्टाइल कान में डाल दें और यहीं पर और ज्यादा सड़ा दे, दिक्कत हो जाएगी। इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो और भी बना दे। ठीक है, ये होना चाहिए। शुड बी सुटेबल बैक्टीरियोसाइड, मतलब उसमें जो भी चीज ऐड किया गया बैक्टीरियोसाइड, क्योंकि देखो इन्फेक्शन को ट्रीट करना, तो बैक्टीरियोसाइड रहेगा तो भान्ना से बैक्टीरिया को मारेगा, उनका काम खात्मा कर देगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोसाइड होना चाहिए। ठीक है, और एडवांटेज क्या होता है, ये देखा जाए तो इनसे फास्ट वर्क करता है, क्योंकि बताइए क्या करते हैं, पहले कोई आप दवा खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में, तब कान के तक पहुंचेगा। यहाँ पर डायरेक्ट कान में डाल दिए, काम खत्म, है कि नहीं। जैसे कोई एंटीबायोटिक खाएं तो हमारे ब्लड में मिलेगा, तब जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहाँ पर हुआ, ईयर में हुआ, तो ईयर में 2 ड्रॉप डाल दिए, मतलब काम खत्म। ठीक है, हेपेटाइटिक फर्स्ट मेटाबोलाइज एवॉइड करता, मतलब हेपेटाइटिक मतलब पहले पेट में जाएगा तो लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा। लीवर देखा जाए तो मेन साइट होता मेटाबॉलिज्म का, वहां पर क्या होगा, उसे भी अवॉइड करेगा, क्योंकि ज्यादा टेंशन नहीं, डायरेक्ट हम कान में डाल दिए।
ठीक है, इजी टू यूज, किसी भी पर्सन को यूज करके, अब एक ड्रॉप ले थैली में रखे हैं, 2 ड्रॉप डाल दिए, काम खत्म। ठीक है, इजी टू यूज होता, मगर हाईली इकोनॉमी होता। हाईली इकोनॉमी जैसे तुम खरीदने के लिए, जैसे कोई तुम पैरासीटामॉल खरीदो तो पीसीएम, यानी तुम 1 रुपया दोगे तभी तुम्हारे पास 2 रुपये तुम दे दो तो पैरासीटामॉल मिल जाएगा, मगर इसे पूरी डिब्बी खरीदनी पड़े। ऐसा नहीं कि अच्छा दूध हमसे ड्रॉप दे दो भैया, ऐसा तो होता नहीं, ये थोड़ा सा महंगा होता। ठीक, लॉस ऑफ डोजेज फॉर्म, बहुत सारे डोजेज फॉर्म का लॉस होता है, जैसे कुछ डालेंगे ऐसे करेंगे कान से बाहर चला आएगा, सब थोड़ी ना एब्जॉर्ब होगा भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, डोजेज का तुम्हारा फॉर्म यानी लॉस ऑफ डोजेज फॉर्म हो सकता है। ये हो गया ईयर प्रिपरेशन के बारे में। और क्या तुमसे दे रखा, यहां से हमसे दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, राइट द कंपोजिशन ऑफ इनफेरेसेंट पाउडर। इनफेरेसेंट पाउडर के बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इनो देखे हैं कि नहीं, इनो देखेंगे, गैसोफास्ट देखे होंगे, वो तुम्हारे पास वो जो पाउडर है तुम्हारे पास क्या है, इनफेरेसेंट पाउडर है। इसका केवल हमके कंपोजिशन पूछा, मेन चीज, मगर हम थोड़ा सा और इसमें बना तड़ा, क्योंकि तड़का भड़का लगा के लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि लड़के को आ रहा। ठीक है, इसमें क्या पूछता, इन्फ्रेंसेंट पाउडर होता मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और एल्कली इन्फ्रेंस, डिजॉल्व किया जाता किसी भी वाटर में तो वो रिएक्शन कर जाता भन्न से, और एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता हमारी बॉडी से। जैसे मान लेते तो आपको एसिड हुआ तो गैसोफास्ट लाते हैं या इनो लाते हैं, इनो का ऐड आता ना कि 6 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर रिलैक्स मिल जाएगा। तो जब पानी में ऐड करते हैं तो क्या कर देता, हमारे पेट के अंदर ही जाते हो क्या करेगा, एसिडिटी को अटैक कर देगा, अटैक करके क्या करेगा, एसिड एंड बेस अटैक करेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। एक बार 2 डेकार आए, उसके बाद समोसा है, उसके बाद पार्टी में गए तो मार तंदूरी, मार पनीर, पीट पीट के चिकन कर देंगे, क्योंकि एसिडिटी वहीं साइड बनती है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो गए। तो मतलब ऐसा पाउडर जो इन्हीं सब में यूज किया जाता है वो इन्फ्रेंसेंट पाउडर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल इनो, गैसोफास्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल, ठीक है, अवेलेबल इन्फ्रेंसेंट पाउडर के फॉर्म में। इनग्रेडिएंट जो हमसे कंपोजिशन पूछा था, कंपोजिशन ऑफ इन्फ्रेंसेंट, ये लिखिएगा सिट्रिक एसिड या टार्टेरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में ऐड किया जाता है। मतलब आपको सिट्रिक एसिड लेना है या टार्टेरिक एसिड लेना है, उसमें क्या कर देना है, ठीक है, उसमें सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यहां पर और भी मिलाया जाता है, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिला सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इनो में देखा जाए तो यही सारी चीजें होती, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मेन कंपोजिशन आपको यही है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ये क्या होता है, मास करता बीटर टेस्ट को। अब जैसे गैसोफास्ट देखा जाए, ठीक है, और अभी तो जीरा के फॉर्म में आता है एक ना, वो भी देखा जाए तो फ्लेवर बढ़िया होता है। मतलब यदि खराब हमारी जो डेकार आती है तो बदबू आता है कि नहीं, उसे भी ये क्या कर देगा, मास कर देगा, एकदम से खत्म। ठीक है, और क्या होता है, कार्बोनेटिव, ये भी हो जाएगा। एंटासिड मतलब गैस बना तो आपको एकदम से क्लियर कर देगा, उसके बाद खाइए, कोई टेंशन नहीं, समोसा वमोसा कुछ भी खा सकते हैं। तो ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू मीन बाय स्टेराइल फार्मूलेशन, गिव सब एग्जांपल। मतलब स्टेराइल फार्मूलेशन होता क्या, कोई 2 एग्जांपल बताना। आपके सामने ये दे रखा, ठीक है। तो स्टेराइल फार्मूलेशन क्या होता है, ऐसा फार्मूलेशन जिसमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया ना प्रेजेंट, उसे स्टेरलाइज एरिया बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अभी कोरोना आया था तो कहने हाथ को स्टेरलाइज कर दो, किसकी मदद से, सैनिटाइजर की मदद से। ठीक उसी तरह से यहां पर भी प्रोसेस होता है। अकॉर्डिंग टू आईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेरेंटल आर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन इन पेरेंटल प्रोडक्ट ऑफ द फार्मूलेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन इन मेथड ऑफ इंजेक्शन इन्फ्यूजन इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या होता है, जितने भी तुम्हारे पेरेंटल बना जाते हैं वो स्टेराइल फार्मूलेशन है। जितने भी तुम्हारे आप आंख में डालते हैं स्टेरलाइज फार्मूलेशन, बताओ स्टेरलाइज नहीं रहे तो हमारे कान को, आंख को खराब कर सकता है कि नहीं, तो स्टेरलाइज प्रोडक्ट है। पेरेंटल शुड बी, ठीक है, पेरेंटल शुड बी फ्री ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। ये क्या होता है, किसी भी तरह का ना तो फिजिकल होता है, ना तो बायोलॉजिकल, ना तो केमिकल कंटामिनेशन होने का चांस नहीं होता, क्योंकि स्टेरलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, इस फार्मूलेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कोई इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बताओ मेडिसिन यदि खाएंगे तो डाइजेशन से जाएगा, मुंह में सलाइवा वगैरह तो उसे किल करेगा, पेट में या सीएल वो भी किल करेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि देखो क्या कर दिया, जैसे मान लेते आपको ईयर ड्रॉप दे दिया, कान में डाल दिए, आंख ड्रॉप दे दिया, आंख में डाल दिए, तो बताओ इसमें पेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजेक्टेबल, क्योंकि बताओ इस जितने भी इंजेक्शन बनाए जाते हैं स्टेरलाइज फार्मूलेशन से बनाए जाते हैं, ये इंजेक्शन डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब जनरल रिक्वायरमेंट ये क्या होती है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लंबे समय तक होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन, पायरोजन भी नहीं होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में पायरोजन के बारे में आप लिख के दिखाइए जरा तो।
ठीक है। आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए, ठीक, मतलब मेंटेन ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन कर सके। केमिकल प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब केमिकल में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट किस में डाल रहे हैं भाई, ब्लड के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। अब यहाँ से हमसे एग्जाम्पल पूछा, ईयर ड्रॉप स्टेरॉइड प्रिपरेशन, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, ये सब तुम्हारे पे किसके अंतर्गत आते हैं, सब स्टेरॉइड प्रोडक्ट। जितने भी तुम्हारे पास इंजेक्शन यानी पेरेंटल क्या हो गए, पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, क्या हो गया, पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, सब तुम्हारे पास क्या हो गया, स्टेरॉइड फार्मूलेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हो गया। 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, QA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, QA। कहीं यदि QA लगा रहा है तो समझ लीजिए क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है, इसके बारे में आप सुनिए। क्या रखा है, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब किसी भी क्वालिटी के एश्योर करना, सही है कि गलत, तो उसी को क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO क्वालिटी एश्योरेंस है द वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट covering all matter that of individual collective influence quality of product with regarded to pharmaceutical, मतलब क्या होगा, फार्मास्यूटिकल यानी IP के अकॉर्डिंग, किसके, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, उसे कलेक्ट करना, उसे इन्हांस करना, ठीक है, उसे एकदम से सही करना, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस डिवाइड किया जाता है मेजर एरिया में, डेवलपिंग एरिया, क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये QC के अंतर्गत आ जाएगा, क्या हो जाएगा, QC के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोडक्ट यानी कोई प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कौन चेक करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस। डिस्ट्रीब्यूशन यदि तुम्हें क्या कर देना, कहीं मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी कंट्रोल करना, ठीक है। तो क्योंकि बताइए आप ऐसे कंटेनर में ले जाए जहाँ पर क्या हो गई, जैसे कुछ इंजेक्शन है, जैसे आपके बहुत सारे वैक्सीन है, ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, वो बताओ एक सूटेबल टेम्परेचर में नहीं रखेंगे या स्टोरेज करके नहीं रखेंगे, दूसरी जगह ले जा रहे हैं, नहीं रखेंगे तो खराब होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QC यानी QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले QA क्या करेगा, QA डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी पॉलिसी, मतलब क्वालिटी किसी भी मेडिसिन की क्वालिटी सही है कि नहीं वो भी कौन करता है, तो यही डिपार्टमेंट देखता है, ठीक। हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रिपेयर द नेसेसरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी मेडिसिन SOP के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है कि नहीं, मतलब अब ये तुम्हारे पास ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये सेकेंड ईयर में तुम जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, एक चैप्टर है SOP के बारे में, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्या कर देता, कोई भी यदि आप ड्रग्स है उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोसीजर किए हैं कि नहीं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में SOP बोलते हैं। क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी को क्या कर देना, मॉनिटर कौन करेगा, यही QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस ही करेगा। और भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं क्योंकि 3 ही नंबर रहना तो रहने दीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्या दे दिया है, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चल लेते हैं यहीं से। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता क्या, इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता क्या, इसके बारे में आप सुन लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो केवल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या लिखा, पहले देखिए लिखा है, इट आर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर द प्रिपरेशन बाय द इम्यून फॉर प्रिवेंट, यानी क्या होता है, प्रिवेंशन डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करके यूज किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे क्या हो गया, वैक्सीन हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटी सीरम, ये सब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का और क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा, दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। क्योंकि बताइए अभी कोरोना चला था तो कोरोना का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वही निकाल के हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में डाला गया था, जिससे हमारी शरीर जान गई कि अच्छा ये कोरोना का है, आपको यदि कोरोना आएगा तो इससे लड़ना है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। ऑलमोस्ट ऑल तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऑल तुम्हारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर पेरेंटल डोजेज फॉर्म, मतलब जितने भी तुम्हारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जितनी वैक्सीन हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटी सीरम, टैबलेट के फॉर्म में नहीं आता, हमेशा 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 मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, पेरेंटल डोजेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये था इसका। अब कैसे स्टोरेज करना है, ठीक है, कैसे स्टोरेज करना, स्टोरेज भी बहुत जरूरी है इसके बारे में। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आर द लूज, ठीक है, लूज देयर पोटेंसी ऑफ स्टोरेज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्ट, मतलब क्या कर रखे हैं, यदि आप इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को अच्छे से आप सुटेबल कंडीशन में नहीं रख रहे हैं, नहीं स्टोरेज कर रहे हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, लॉस कर देगा।
रिडक्शन ऑफ पोटेंसी ड्यू टू द केमिकल चेंजेस। अब बताइए, यदि मान लेते हैं सुटेबल जगह नहीं रखें, सुटेबल जगह स्टोरेज नहीं किए, तो क्या करेगा, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी पोटेंसी यानी उसकी कैपेसिटी उतनी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट शुड बी स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर, उसे किसमें रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना। पर यूपी में देखा जाए, अब डिब्बे में ले क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे दिन दिन भर ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी इफिशियंसी कम हो रही है। यहाँ पर यूपी में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक, यूपी बिहार में आल्सो स्टोरेज किया जाता है लाइट रेसिस्टेंट ग्लास, मतलब ऐसा ग्लास लेना जिसमें लाइट इंटर न कर पाए, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भन्न से चेंज कर देगी। अब आल्सो स्टोरेज एंड द स्टॉक डार्क रूम, कितना होना चाहिए टेम्परेचर, 2 से लेकर कितना होना, 8 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखिए, इस पे एक एमसीक्यू पूछा गया बाद में। ठीक है, यहां से हमसे पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन टैबलेट। टैबलेट को आपको डिफाइन करना, गिव सूटेबल एग्जांपल। एग्जांपल भी आपको सूटेबल कोई ना कोई देना, तो हम टैबलेट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टैबलेट के बारे में देख लेते हैं, जो आपके सामने यहां से दे रखा है 39 पेज पे। ठीक है, ये हो गया 39। ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, 39 टैबलेट देख लेते हैं। ठीक है, यहां से आपके देखिए टैबलेट हो गया। आप सुनिए, देखिए यहां पर आपके क्या हो गया, टैबलेट आपके बारे में यहां से दे रखा। ठीक है, देखिए टैबलेट के बारे में क्या होता है, टैबलेट लिखिए, आइडियल प्रॉपर्टी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमको दिखा दे रहे हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, देखिए टैबलेट यहां से। ठीक, टैबलेट क्या होता है, टैबलेट इज सोलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। क्या होता है, सोलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें का नाम फ्रॉम मेडिकामेंट विथ या विदाउट एक्सपीरियंट होता है, एक्सपीरियंट होता है। मतलब क्या होता है, टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, इसमें जो भी मेडिकामेंट होता है विथ मेडिकामेंट जो मिलाया जाएगा विथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एक्सपीरियंट। ठीक है, टैबलेट प्रिपेयर किया जाता है आइदर द मोल्डिंग में या कंप्रेस करके किया जाता है, 2 ही मेथड से किया जाता है। अवेलेबल होता है क्या, शेप और अलग अलग शेप एंड साइज में। बताओ, सर्कल भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का। अरे अब तो देखेंगे ऐसे, हम तो होंगे फार्मासिस्ट तो ऐसा बना देंगे, ऐसे बना देंगे दिल का आकार का, क्योंकि ये कौन लेगा आप तो जानते हैं। ठीक है, ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे एरो मार देंगे। ठीक है, ये हो गया, मतलब ऐसे शेप का बनाए तो बढ़िया रहता है, नहीं बर्फी शेप का बना दे, लड्डू शेप का बना दें। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, चीपेस्ट, सस्ता होना चाहिए, डीकंटामिनेशन होना चाहिए, डिसकलरेशन होना चाहिए। मतलब डीकंटामिनेशन मतलब किसी तरह से बैक्टीरिया वगैरह नहीं ग्रो करनी चाहिए। डिसकलरेशन मतलब उसमें कोई भी कलर है तो कुछ समय के बाद अपना कलर छोड़ न दे, ऐसा होना चाहिए। टैबलेट तुम्हारे पास, टैबलेट हैव द केमिकल फिजिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो मेंटेन कर ले, लार्ज टाइम तक रख सकें। ठीक है, ये रैपिड क्या और डिजॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खा लिए तो 2 दिन के बाद डिजॉल्व होगा, बीमारी आ जाए 2 दिन के बाद डिजॉल्व होगा, ऐसा नहीं। मतलब हमारे पेट के अंदर ही जाते क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसी होती है, चम्मच में लेके देखिए माता लोग क्या कर देती है, ऐसे यहाँ पर रख के खिला देती है, उसके बाद चीनी खिला देती है, लो बाऊ। ठीक है, इकोनॉमी लेस होना चाहिए, पैसा भी कम लगना चाहिए। नॉट बीटर इन टेस्ट, टेस्ट क्या होना चाहिए, बीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो क्या कर दिए, ऐड कर देंगे, उसके टेस्ट को मार्क देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो लोग छोटे रहते तो बहुत कड़वा कड़वा दवा खिलाया जाता, उसके बाद चीनी खिलाया जाता था बरियारे। ठीक है, यानी हाई बायोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हमारे कोई भी बायो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म उससे क्या होना है, एबिलिटी मतलब सोखने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी मतलब कंबाइन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हाई। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया किसके बारे में, इनके बारे में। ठीक है, पॉज नहीं हो रहा यार, रुक जाओ देखते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बन गया। ठीक, चलो कोई नहीं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप यहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ पूछा है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यहां पर एमसीक्यू आपको मतलब होमवर्क आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, देखिए यहां से टैबलेट सुटेबल एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, थोड़ा सा हम इसे क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं भाई आपको। ठीक है, ये क्या हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा जी, रिकॉर्ड उकार्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा। ठीक है, यहां से यहां पर क्या रखा, हु इज द नेम ऑफ फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, कौन है यहां पर, कौन है यहां पर, एम.एल. सराफ जी हैं, एम.एल. सराफ जी हैं। क्या रखा, 9th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, कब हुआ था, 2022 में हुआ था। कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, 1 ड्रॉप इज इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1 ड्रॉप जो आपके पास क्या होगा, कोई ड्रॉप हो गया, चाहे ईयर ड्रॉप हो गया चाहे आई ड्रॉप होगा, उसमें एक ड्रॉप में कितना ml होता है, 0.6 ml, तो ऐसा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि आधा ml है, नहीं तो 1 ml तो गिरता नहीं है, यानी 1.5 ml तो गिरता नहीं लगभग। ये तुम्हारे पास सही ऑप्शन है। ठीक, कर का थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस ऑन किसकी बेस पे होता है, एक डर्सी लॉ होती है। जब फिल्ट्रेशन आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक डर्सी लॉ चलती है, जो आपको लैब में बताया जाएगा। डर्सी लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन है।
प्रिजर्वेटिव इज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है ठीक जिसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। फिर तो नंबर ना, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। अब बताओ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है जो हमारे मल्टी डोज, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे ड्रग्स रहती हैं, एक बार ऐसे ले दिए इंजेक्शन से लगा के दूसरे को लगा दिए, फिर कोई पेशेंट आया फिर लगा दिए, तो ये क्या होता है सिंगल डोज के लिए नहीं होता, ये मल्टी डोजेज के लिए होता। क्या होता है? मल्टी डोजेज के लिए होता। ठीक, और क्या तुमसे पूछा यहाँ पर, अब ये कमेंट में लिख दिया, टिक मार दिए का कमेंट में ठीक, कह रखा ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा, अब ये आप ये यहां से आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। 7वां का कमेंट बॉक्स से लिख के दिखाइए। कह रखा है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कैप्सूल, पेस्ट, टैबलेट या आपका सुपेस्ट्री, कौन सा सही है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। इसमें कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कलर कंटेन फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, मतलब इसमें कौन सा कलर रखना। मोस्टली किसमें यूज किया जाता है? अंबर, ब्लू, ग्रीन या कलरलेस। अंबर कलर का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो लाइट रेसिस्टेंस होता है। ठीक, अब यहां से क्या पूछ दिया है, ठीक है, इसे तुमसे थोड़ा सा मोटा हो गया। चलिए, कह रखा बाल मिल वर्क करता किस प्रिंसिपल पे? बाल मिल 2 पे, एक हमारे पास क्या होता है इंपैक्ट एंड, ठीक है, इंपैक्ट एंड क्या एंड, यहाँ इंपैक्ट लिख देना, यहाँ पर क्या लिखना अट्रैक्शन लिख देना। ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास हो गया इसके बारे में। और क्या लिखा, डस्टिंग पाउडर इज डिस्पेंड इन, मतलब डस्टिंग पाउडर किया जाता है शिफ्टेड टॉप पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपको फिलअप कर देना है शिफ्टर, ठीक है, शिफ्टर टॉप पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो किया जाता है कैसा होना चाहिए? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आंखों में यूज किया जाता है, वो भी क्या होना चाहिए? आइसोऑस्मोटिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों से क्या करे एकदम से मिल जाए। ठीक है, नहीं इरिटेशन पैदा नहीं कर, आइसोऑस्मोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑस्मोटिक होना चाहिए। ठीक, आइसोऑस्मोटिक होना चाहिए। सोडियम सेचुरिन यूज टू, अब बताइए सोडियम सेचुरिन, सेचुरिन किससे रिलेटेड है? तुम्हारा मीठे से रिलेटेड है, तो स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है टूथपेस्ट में, क्योंकि आराम से हम खा सकते हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे? स्वीटनिंग, क्या हो जाएगी? स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट। अब क्या लिखा? पार्टिकल साइज रिड्यूज इंक्रीज, अब बताइए सॉलिड पार्टिकल। अब बताओ जो आपके पार्टिकल साइज है, अब बताओ जितना छोटा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना क्या होगा? एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रहेगी। ये क्या कर सकते हैं? लिखा पार्टिकल साइज रिड्यूज इंक्रीज द, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या कर देते हैं? एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज करते हैं आप सॉलिड पार्टिकल, जितना छोटा रहेंगे उतना तुम्हारे पास काम हो जाएगा। रिडक्शन करना, छोटा करना। क्या रखा? 14 नंबर क्या रखा? एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज कार्ड, उसे क्या बोलते हैं? जो एक्सटर्नल यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनसेफिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, आपको समझ में आया? थोड़ा सा तेज चल रहे भाई, क्योंकि लगता है मोबाइल ही लैप कर रहा है, कुछ इस पर टच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा? फुल नेम ऑफ HEP, एच क्या रखा? HEPA, तो ये क्या हो जाएगा? एच से क्या हो जाएगा? हाई, ई से क्या हो जाएगा? इफिकेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। और पी से क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट। क्या हो जाएगा? यहां से लिख देते हैं पार्टिकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। ठीक, ये होगा इसके बारे में। क्या रखा है? क्या रखा? एग्जाम्पल इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये वाला कमेंट बॉक्स में लिखा है किसी दो, अभी इमल्सन तुम्हें पढ़ा दिए, किसी 2 इमल्सिफाइंग एजेंट का तुम्हें क्या बताना? नाम बताना, जो वाटर और ऑयल को ऐड करके उसे मिक्स कर सकते। किन्हीं 2 का बताना है। 16 नंबर 7वां है, और आपका ये 16 नंबर क्या रखा? यानी सॉफ्टलेट ऑपरेटर जो यूज किया जाता है किसके लिए? जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको पढ़ाया गया होगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है? जब किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपका क्रूड ड्रग होता है उससे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टलेट ऑपरेटर। ये सॉफ्टलेट ऑपरेटर होता है, उससे हम किसी भी क्रूड ड्रग्स में से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। डीपीटी मतलब क्या होता है? डी से देखा जाए तो डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। ठीक है, हम फुल नेम लिख देते हैं डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया। पी से क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास पॉक्साइसिस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से टी से क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास टीटनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
टीटनस हो जाएगा, ANUS टीटनस हो जाएगा, ठीक है। यानी डिप्थीरिया पॉस्चैसिस टीटनस होता है, DPT का यूज किया जाता है। ये बच्चों में लगाया जाता है अंडर 5 ईयर अंडर। यहाँ पर बा में लगाया जाता है, देखेंगे दाग पड़ जाता पूरा, बहुत तगड़ा बुखार हो जाता, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन का क्या कर देना, आपको एग्जाम्पल बताना। जैसे नेजल प्रिपरेशन, एंटी हिस्टामिन का नाम सुने हैं कि नहीं, एंटी हिस्टामिन तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, नेजल प्रिपरेशन का, ठीक है। अब ये वाला आप भैया कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 20 नंबर देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। मतलब आपको हम कितना कितना दे दिए। सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20। इतना हम क्या कर दिए, आपका इतना था MCQ, ठीक है। मेहनत बहुत तगड़ी हुई है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटा बोलते बोलते गला सूख गया भाई, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ से बता दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका प्यार रहेगा तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो, ठीक है।